जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको अशोक के बारे में, महान अशोक के बारे में जो हम लोग मौर्य वंश से पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है, पीईटी का एग्ज़ाम या और कोई भी एग्ज़ाम है, तो आइए मौर्य को ऐसे पढ़ते हैं। जो मौर्य साम्राज्य होता है, मौर्य वंश होता है, ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों कि कभी जीवन में आपको भूलेगा नहीं और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो इसके पहले हम बताते हैं, अगर दिव्य हिंदी एकेडमी अपने चैनल को, दिव्य हिंदी एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कोई भी वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है दोस्तों। कोई भी वीडियो नहीं, लगातार करेंट अफेयर और इतिहास का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा बेल आइकन दबाने से। तो चलिए हम लोग मौर्य वंश को आज ख़त्म करते हैं। मौर्य वंश को सम्राट अशोक, जो पहले चंड अशोक या चंडाल अशोक हुआ करता था, ये बाद में क्या बन गया? सम्राट अशोक बन गया दोस्तों। सम्राट अशोक बन गया। पहले क्या, ये 99 भाइयों को मार करके, बिंदुसार का लड़का होता है, बिंदुसार के 100 पुत्र होते हैं, 100 पुत्रों में से एक पुत्र है अशोक। अपने 99 भाइयों को 4 साल में काटा दोस्तों, 4 साल में काटा, 4 साल युद्ध लड़ा। तो 269 ईसापुर में, 269 ईसापुर में अपना बढ़िया से राज्याभिषेक करवाया। मगध राज्य था, बिहार के आसपास उत्तर भारत का मगध राज्य था, वहीं पे राज्याभिषेक करवाया 269 ईसा पूर्व में। फिर 261 ईसा पूर्व में आपको बताया गया है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण करके इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। कलिंग पर आक्रमण करके विजय तो प्राप्त कर लेता है दोस्तों, लेकिन तो 1 लाख लोगों की हत्या होती है, हिंसा बहुत ज़बरदस्त होता है, 1.5 लाख लोग घायल होते हैं। यहीं से इसका हृदय परिवर्तन होता है। तो आइए दोस्तों, हृदय परिवर्तन होता है तो कैसे, जो बताए थे, निग्रोध नामक एक लड़का आता है, निग्रोध नामक एक लड़का आता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। इसके बाद एक मोगली पुत्तीस को बुला करके, वो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनसे बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। उसके बाद बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलता है। तो आइए देखिए, अगर बौद्ध धर्म को अपनाया तो ये बोध गया, ठीक है ना। इसका जो 269 ईसा पूर्व राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बौद्ध धर्म को अपना के, बौद्ध धर्म को अपना के अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा। तो बोध गया, आपको पता है दोस्तों, बोध गया जो बिहार में पड़ता है, बोध गया बिहार में पड़ता है, यही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पीपल की वृक्ष है या बोधि वृक्ष कहते हैं उसको, उसी के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन रात को निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे कहा जाता है। तो बोध गया, वहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। तो कहा जाता है 269 ईसा पूर्व के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी 10वें वर्ष क्या करता है, आप देखिए 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक है, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है दोस्तों, बोध गया की यात्रा करता है। उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक जब कराता है 269 ईसा पूर्व में, सभी भाइयों को काट करके, तो 20वें वर्ष जो होता है, लुम्बिनी ग्राम नामक, लुम्बिनी जो होता है, बोध गया तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी उनका जन्म हुई थी। तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, तो यहाँ का यात्रा करता है 20वें वर्ष, 269 ईसा पूर्व के 20वें साल, यानी राज्याभिषेक के 20वें साल कहा जाता है कि लुम्बिनी, जहाँ पे नेपाल में जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, नेपाल का तराई क्षेत्र है लुम्बिनी, वहाँ का यात्रा करता है। और खुश होकर के लुम्बिनी ग्राम का कर क्या होता है, कर करता है कम,
देखिए कर टैक्स कम कर देता है, 1/6 से 1/8 कर देता है। जो उस समय कर लिया जाता था 1/6 लिया जाता था तो 1/8 कर दिया, यानी 1/6 से कम है 1/8। आगे चलेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, यानी 3 प्रकार से लेख लिखवाएं। 3 प्रकार से लेख लिखवाया। कौन? अशोक लिखवाया दोस्त, अशोक लिखवाया। क्यों लिखवाया? देखिए कलिंग के आक्रमण के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया है। हृदय परिवर्तन के कारण ये चाहता है अब हम अहिंसा के मार्ग पे चलें, अब किसी से युद्ध नहीं लड़ेंगे, बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है, इसका प्रसार प्रसार करेंगे और अपना भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए 3 प्रकार से लेख लिखवाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। अब देखिए दोस्तों, ईसा पूर्व का समय है, 261 ईसा पूर्व का समय है। उस समय कागज नहीं हुआ करता था, कागज नहीं हुआ करता था तो लेख कैसे लिखवाएगा? एक शिलालेख है जो पत्थर पे लिखा जाता है दोस्त, शिलालेख, सील मतलब पत्थर, पत्थर पर लिखा जाता था। देखिए एक स्तंभ लेख है, ये भी पत्थर का लिखा जाता था। एक पिलर गाड़ दिया जाता था चौराहे पर, उसको कहते थे स्तंभ लेख। लिखवा करके प्राकृतिक लिपि में लिखवा करके, देखिए शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। गुफा लेख कहाँ होता था दोस्तों? मान लीजिए उस समय आराम करते थे गुफाओं में लोग जा करके, तो गुफा में पत्थरों पे लिखवा देता था कि बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है, यानी उसका प्रचार प्रसार करता था। उसी में अपना भी बदलाव उसमें लिखता था कि अब हम, हमारी जो प्रजा है वो हमारी क्या है, जो प्रजा है हमारा पुत्र है और प्रजा के हम क्या है, पिता है, ऐसा प्रचार करवाता था। उसके पहले 99 भाइयों को मारा था दोस्तों, 99 भाइयों को मारा था अपने, जो अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा है, वो अगर बदल जाए एक बैग तो पूरा राज्य में क्या होगा? खुशी होगा, पूरा देश में क्या होगा? खुशी होगा। आगे देखेंगे जो ये शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख लिखवाया है, तो अभिलेख की भाषा थी दोस्तों प्राकृत, अभिलेख की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों की भाषा, जैसे हम जो ये लिखे हैं हिंदी भाषा लिखे हैं ना, हिंदी भाषा लिखे हैं, लेकिन तो ये लिपि क्या लिखे हैं? देवनागरी लिपि। बोला जाता है हिंदी किस भाषा में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में। ऐसे भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी लिपि दोस्त, पूछता है। चलिए राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामार्ग की नियुक्ति करता है, धम्म महामार्ग की नियुक्ति करता है। अब धम्म महामात्र क्या करेंगे? धर्म का प्रचार प्रसार के लिए इनको नियुक्ति करता है कि जाओ धम्म महामात्र, धर्म का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। चलो आगे चलते हैं। कर्नाटक के मास की शिलालेख, इस शिलालेख जो लिखवाता है दोस्तों पूरे भारत में एक एक जगह क्या करता है? गड़वा देता, स्तंभ लेख इधर उधर पूरा लिखवा देता है। प्रचार करता था कि हम बदल गए हैं, हम अहिंसा की ओर चल गए हैं, अब हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रजा क्या है? प्रजा हमारा पुत्र है, हम उसके पिता हैं, प्रजा का रखवाली करेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। को कर्नाटक के मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को महाबुद्ध का शाक्य कहा, यानी शाक्य कुल के क्या थे? महाबुद्ध क्या थे? शाक्य कुल के थे। तो कहता है हम उन्हीं के कुल से हैं दोस्तों, शाक्य कुल की तुलना करता है, उन्हीं के कुल के हैं। तो अशोक शिलालेखों को पढ़ने का कार्य, देखिए उस समय तो प्राकृत, अरमाइक, खरोष्ठी, आप याद करिएगा, प्राकृत, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी इतने लिपियों में लिखवाया है, ठीक है ना। लेकिन तो उस समय पढ़ा जाता था ना 261 ईसा पूर्व में प्राकृत, अरमाइक, ब्राह्मी लिपि जैसे भी है, जिस भाषा में जहाँ पे लोग रूबरू थे, जहाँ जिस भाषा में लोग जानते थे वहाँ उस भाषा में लिखवा दिया, उस लिपि में लिखवा दिया। लेकिन तो आगे चल के आधुनिक इतिहास में इसका स्तंभ लेख वैसे था, स्तंभ लेख ऐसे पड़ा हुआ था, तो कोई बाद में पढ़ना चाहता था तो पढ़ नहीं पाता था,
कि ये क्या लिखा था। उस समय मान लीजिए आपको 2500 साल के पहले की घटना है, तब तो पढ़ ही लेते थे उस समय लोग, जिस भाषा को जानते थे उस भाषा में लिखवाया था। लेकिन तो उसके बाद जब हुआ मध्यकालीन इतिहास आया, उस समय बहुत राजा महाराजा सोचे कि ये क्या लिखा है, किसका है, जरा पढ़वाते हैं विद्वानों से, तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आगे कौन पढ़ता है दोस्तों, उसको आगे पढ़ता है अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में होता है। देखिए वो कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था, 261 ईसा पूर्व में किया था, यानी ईस्वी के पहले, एक ईस्वी के पहले जाइए 261 ईसा पूर्व, तब क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसका क्या पढ़ा गया, उस समय तो पढ़ते ही थे लोग, लेकिन तो बाद में जब प्राकृत लिपि, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, ये सब क्या हुआ दोस्तों, ये सब प्राकृत भाषा का अंत हुआ। अब क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्राकृति, ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो नहीं पढ़ते हैं। जब इसका विलुप्त हो गया तो उसके बाद पढ़ेगा कौन, किसी को आता ही नहीं है, पढ़ेगा कौन। तो 1837 में ही, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, वो भी अंग्रेज पढ़ता है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है कि ये क्या क्या लिखवाया है अभिलेखों पे, ठीक है ना, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख पर क्या लिखवाया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज पढ़ता है। इस समय क्या होगा, अंग्रेजों से हम गुलाम हैं, अंग्रेजों से गुलाम है ना 1837 में, इस समय पढ़ा जाता है। अब स्तंभ लेख जो थे, एक दीर्घ स्तंभ लेख था, मतलब बड़ा था, और एक लघु स्तंभ लेख था, दो पार्ट में बटा था। तो चलिए हम दीर्घ स्तंभ लेख की बात करते हैं दोस्तों, कुछ दीर्घ स्तंभ लेख की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है कहाँ पे है। तो देखिए आइए, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये पहले सहारनपुर में था दोस्तों, सहारनपुर में था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, सहारनपुर में। तो तुगलक वंश आता है, आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली स्थापित करवाया। पहले कहाँ था, टोपरा में सहारनपुर में था, टोपरा के सहारनपुर में था। बाद में फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, तुगलक वंश का शासक होता है फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली में स्थापित करवा देता है। वहां से स्तंभ लेख को क्या करता है, उखड़वा लेता है। 50 टन 60 टन उसका वजन होता था स्तंभ लेख का, क्योंकि केवल पत्थर का पिलर था, उसी पे छीनी हथौड़ा से ऐसे ऐसे करके लिखवा देता था, कागज नहीं था, लिखवा के गड़वा देता था चौराहे पे। उससे क्या होती थी, जनता आके ऐसे पढ़ती थी कि क्या अशोक लिखवा दिया, सम्राट क्या लिखवा दिया है, अरे सम्राट क्या हो गया, अब बदल गया, सम्राट क्या हो गया, अब सुधर गया, चंड से क्या हो गया, महान अशोक हो गया, महान अशोक हो गया। तो आगे चलेंगे, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख सहारनपुर में पहले गढ़वाया था। तो तुगलक वंश का शासक आता है आगे चल के फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली ले आके स्थापित करवाता है, वहाँ से उखड़वा के दिल्ली में ले आता है और कुछ विद्वानों से पढ़वाता है, कुछ विद्वानों से, यानी भारत के सभी विद्वानों को बुलाता है और कहता था ये क्या लिखा है, चलो पढ़ो तुम लोग, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। लेकिन तो कोई विद्वान पढ़ नहीं पाता है दोस्त, कोई विद्वान पढ़ नहीं पाता है। आगे चलेंगे, दिल्ली मेरठ अभिलेख एक होता है, दिल्ली मेरठ अभिलेख नाम है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इसको भी दिल्ली में लाता है। पहले तो कहाँ रहता है, मेरठ में, अब इसको दिल्ली लाके गढ़वाएगा और इसको भी पढ़वाएगा बहुत सारे विद्वानों से, लेकिन तो कोई विद्वान पढ़ नहीं पाते हैं दोस्त। आगे चल के कौन पढ़ेगा 1837 में, जेम्स प्रिंसेप। 1837 का जो समय चल रहा है, आधुनिक का काल का चल रहा है, आधुनिक में 1837 में पढ़ा गया था, मध्यकालीन में कोई नहीं पढ़ पाता है। और ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, और मध्यकालीन में कोई नहीं पढ़ पाता है दोस्त। 712 ईस्वी से हम लोग 712 ईस्वी से मुगल काल जो होता है
1400 ईस्वी, लगभग 1400 ईस्वी। यहाँ तक हम क्या करते हैं, 712 से 1400 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी तक हम मुगल काल तक पढ़ते हैं। 712 में अरबों का आक्रमण होता है। यहीं से क्या होता है, आधुनिक इतिहास का मध्यकालीन इतिहास का 712 ईस्वी से शुरू होता है और मुगल काल तक जाता है दोस्तों, मुगल काल तक जाता है। मुगल तक काल, पहले मुगल काल की नींव, मतलब मुगल वंश की नींव कौन रखता है पूछेगा आपसे, तो बाबर रखता है, बाबर रखता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मुगल काल का अंतिम शासक बूढ़ा बादशाह होता है बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों के समय तक रहता है दोस्तों, अंग्रेजों के समय तक रहता है। 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था, 1857 की क्रांति में, यानी 1857 तक चलता है। तो आगे चलेंगे, 1837 में जेम्स प्रिंस से पढ़ा था, लेकिन तो दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में गढ़ा था पहले, अशोक गढ़वाया था, तो दिल्ली में ले आया फिरोज शाह तुगलक और पढ़वाया, कोई नहीं पढ़ पाया इसको, कोई नहीं पढ़ पाया। आगे एक है लौरिया अरराज स्तंभ लेख, ये कहाँ पे है, बिहार के चंपारण में था, इसको नहीं उखड़वाया, इसको वहीं छोड़ दिया। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये भी है बिहार के चंपारण में। इसको क्यों हम करवा रहे हैं दोस्त, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इसको पूछ लेता है कि ये स्तंभ लेख कहाँ पे है, तो ध्यान से देखिएगा। आगे चलिएगा, अब रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार में चंपारण में, रामपुरवा स्थल ने कहाँ पर गढ़ा था, बिहार के चंपारण में। यही क्षेत्र था दोस्तों। मगध जो साम्राज्य की बात आता है, मगध एक शक्तिशाली राज्य होता है उत्तर भारत का, बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास का ये है। तो चलेंगे, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी यूपी का एक जिला है दोस्तों, यूपी का जिला है, कौशाम्बी में था। तो अकबर ने इसको प्रयाग में, इलाहाबाद में, ठीक है ना, प्रयाग में उखड़वा के गढ़वा दिया। इस पर समुद्रगुप्त का लेख मिलता है, इस पर प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर एक, इसको कौशाम्बी से प्रयाग में करवाया अकबर। तो इसमें एक बात और है आगे चल के, इस पर समुद्रगुप्त का लेख मिलता है, भाषा थी संस्कृत। जो समुद्रगुप्त का लेख मिलता है, लेख वो भी कुछ लिखवाता है उसमें, तो भाषा क्या थी, संस्कृत थी। लेख के रचयिता थे, यानी समुद्रगुप्त के शासन में जो लेख लिखा गया था संस्कृत में, उस लेख के रचयिता थे हरिसेन। ये पूछता है दोस्तों, क्योंकि समुद्रगुप्त उनके दरबार में, हरिसेन के दरबार में समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पे लिखवाया। आगे चलते हैं, इस लेख को समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहते हैं दोस्तों। इस लेख को समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त क्या होता है दोस्तों, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विजय अभियान करता है। उत्तर से लेकर के, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक ये समुद्रगुप्त जीतता है दोस्तों, समुद्रगुप्त जीतता है, विजय प्राप्त करता है। तो इसके विजय प्राप्त करने की सारी बात इस पे लिखी रहती है, तो कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं किसको, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख को। तो आगे चलते हैं दोस्तों, भारत का नेपोलियन पूछा जाएगा, भारत का नेपोलियन पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त को बनाइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट होता है, इटली साइज का होता है, इटली देश का, लेकिन तो वो युद्ध हारता नहीं है, युद्ध जीतता है वो भी, तो इसको नेपोलियन कहा जाता था, नेपोलियन कहा जाता था युद्ध जीतने के कारण। वैसे ही हमारे भारत में समुद्रगुप्त उत्तर से दक्षिण में सबको हरा कर विजय प्राप्त किया, एक कभी युद्ध नहीं हार रहा था, इसीलिए भारत का नेपोलियन दर्जा दिया गया। क्या नाम दिया गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन दिया गया। इसीलिए कहा जाता है प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख
है उसमें। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक अपना विजय अभियान किया, मतलब जीता था, युद्ध करता था, जीत जाता था दोस्तों, हारता नहीं था। आगे चलेंगे, इस अभिलेख पर जहांगीर का भी लेख मिलता है। इस अभिलेख पर, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर जहांगीर का भी लेख मिलता है। तो नोट डाउन करते रहिएगा, एक नोट बनाइएगा दोस्तों। आगे चलेंगे, लघु स्तंभ लेख। आगे चलेंगे, लघु स्तंभ लेख। ये क्या था, अभी पढ़ रहे हैं, ये दीर्घ स्तंभ लेख था, बड़ा बड़ा स्तंभ लेख था जो पिलर पे लिखवा के गड़वा दिया था। अब लघु मतलब छोटा स्तंभ लेख पढ़ेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे है या कहाँ पे था। तो चलिए, सांची का स्तंभ लेख कहाँ पे है दोस्तों, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सांची का स्तंभ लेख कहाँ पे है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। सारनाथ स्तंभ लेख कहाँ है दोस्तों, तो सारनाथ स्तंभ लेख वाराणसी में ही स्थित है। सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वाराणसी में ही स्थित है। आगे चलेंगे, कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख कहाँ है, यूपी के कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी स्तंभ लेख कहाँ है, यूपी के कौशाम्बी जिला। आगे चलेंगे दोस्तों, रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख जो होता है नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में इसको एक नाम से और जानते हैं। रुमनदेई जो अभिलेख होता है ये नेपाल के तराई क्षेत्र में है, लेकिन तो रुमनदेई अभिलेख को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है रूपनदेई। रुमनदेई अभिलेख का नाम क्या है और एक अन्य नाम रूपनदेई है दोस्तों। आगे चलेंगे, एक निगलीवा अभिलेख है। एक निगलीवा अभिलेख है, ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में है, ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में है दोस्तों, निगलीवा अभिलेख। तो ये जो अभिलेख आप लोग पढ़ रहे हैं, अभिलेख आप पढ़ रहे हैं, इसको क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा कि बताइए सांची का स्तंभ लेख कहाँ पे है, अशोक वाला सांची का स्तंभ लेख कहाँ पे है, तो आप बताएंगे रायसेन जिला मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे चलेंगे, अशोक का शिलालेख। अब शिलालेख केवल पत्थर पे लिखा जाता था, यह स्तंभ लेख नहीं है, अशोक का शिलालेख है दोस्तों। देखिए, पहला शिलालेख, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस तक यहाँ से अशोक से क्वेश्चन बनता है, यानी शिलालेखों से क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, कभी प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है, प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है जो अशोक लिखवाया है, या 13वें में क्या लिखा है, ऐसे पूछता है दोस्तों, ऐसे पूछता है। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरा क्या है, मेरा संतान है, सभी मनुष्य मेरा संतान है और मैं उसका पिता हूँ, ऐसे आपके पूछेगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं, पहला शिलालेख में क्या बात, क्या किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे पशु बलि की निंदा की गई है। मतलब इसके पहले क्या होता था, शिलालेख जब शिलालेख नहीं लिखवाया था, यानी अशोक क्या था, चंड या चंडाल अशोक था, तो इसके पाकशाला में, जैसे आज किचन नहीं कहते, किचन को क्या कहते हैं, पाकशाला भी कह सकते हैं, जहां भोजन बनता है, तो उसका पाकशाला बहुत बड़ा था ना, साम्राज्य था एक, तो साम्राज्य था उसका, तो साम्राज्य में जितने शासक वर्ग रहते थे सब लोग पाकशाला में भोजन करते थे। तो इसके पाकशाला में रोजाना हजारों पशुओं की बलि होती थी, यानी मांस काटा जाता था, बनाया जाता था और खाते थे सब। वही क्या किया, अब आगे चल के इतना सुधर गया कि ये क्या कह रहा है, अपने शिलालेख के माध्यम से लिखवाता है कि पशु बलि नहीं करना चाहिए, पशु की बलि नहीं देना चाहिए, उसकी निंदा की, और सभी मनुष्य क्या है, मेरा संतान है, सभी मनुष्य मेरा संतान है, सभी प्रजा मेरा संतान है, मैं उसके पिता हूँ, मैं उसका पिता हूँ, ऐसा लिखवाया है पहले शिलालेख में। तो आप लोग याद करिएगा दोस्त। आगे चलते हैं, दूसरा अभिलेख, पशु एवं मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य। दूसरे अभिलेख में क्या बात है, क्या लिखवाया है, पशु चिकित्सा
एवं मानव चिकित्सा, पशुओं का चिकित्सा करवाएगा। जिसको कटवा रहा था दोस्त, उसको क्या करेगा, अब कोई बीमारी हो जाएगा पशुओं को तो उसका डॉक्टर रखा, वैद्य रखा, और किसका रखा, मानव चिकित्सा का बात किया, और लोक कल्याणकारी का बात किया। आगे चलेंगे तीसरे अभिलेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी का दौरा, ठीक है ना, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी का दौरा करवाया अपने साम्राज्य में। आगे चलते थे, चौथा में क्या लिखा है, चौथा में क्या वर्णन है, धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष, धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। पांचवा में लिखा गया है, पांचवा अभिलेख में लिखा गया है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। जैसे धम्म महामात्र लिखे नहीं थे, अभी पढ़े थे हम लोग कि इसका जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष से क्या करता है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करवाता है। धम्म महामात्र क्या करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जुट जाता है। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात जो हुई है दोस्तों, पांचवा अभिलेख में हुई है, याद रखिएगा। छठा अभिलेख जो है, आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। छठे अभिलेख में आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। इसमें बताया गया है अपने मन से निर्णय लेने के लिए आप क्या हो, तत्पर हो। आप आत्मनिर्णय की शिक्षा ले लीजिए, आत्मनिर्णय लीजिए, अपने से निर्णय लीजिए। सातवां जो है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, मतलब सभी संप्रदायों के लिए, सभी संप्रदायों को एक तरीके से देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए, सबका एक तरह से देखा जाए, सबको, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आठवां जो अभिलेख था, सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख है, सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख है। यानी अशोक का जो धर्म यात्रा हुआ था, ये आठवां अभिलेख में, आठवां शिलालेख में लिखा गया है दोस्तों, आठवां शिलालेख में लिखा गया है, ठीक है ना, आठवां शिलालेख में लिखा गया है सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख। तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करवाया था 99 भाइयों को मार करके। तो 10वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया था बोध गया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये धर्म क्या किया, धर्म यात्राओं का उल्लेख किया, धर्म यात्राओं का वही उल्लेख किया। और धर्म यात्रा एक और किया, जो बौद्ध भगवान होते हैं, महात्मा बुद्ध होते हैं, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तराई क्षेत्र में, वहाँ भी यात्रा किया था। तो उन सभी उल्लेख कहाँ पे है, 8वें अभिलेख में है, 8वें शिलालेख में है। आप याद करिएगा, सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख 8वां में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला शिलालेख है, पशुबल की निंदा एवं सभी मनुष्य मेरा संतान, मैं उसके पिता। और 8वां है सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख। आगे चलेंगे, 9वें में क्या बात किया गया है, धम्म समारोह की चर्चा। धम्म यानी धम्म रिलेटेड है बौद्ध धर्म से धम्म समारोह की चर्चा। 10वां में है धम्म नीति के श्रेष्ठता पर बल। 10वां है धम्म नीति के श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वां है दोस्तों धम्म नीति की व्याख्या किया गया। 11वां में है धम्म नीति की व्याख्या किया गया है। फिर देखेंगे 12वां में जो है सम धम्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की नियुक्ति हुआ था। इसके 269 ईसा पूर्व में, जब 269 ईसा पूर्व में जब ये करवाया था अपना राज्याभिषेक, उसके 14वें वर्ष क्या किया था, धम्म महामात्र की नियुक्ति किया गया था। लेकिन तो बाद में 12वें शिलालेख में बात करता है कि स्त्री महामात्र की नियुक्ति, मतलब अब स्त्री क्या करेंगी, अपने धर्म के बारे में, इसके धर्म के बारे में, बौद्ध के धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करेंगी, यानी स्त्री महामात्र। अब लास्ट पॉइंट जो है 13वां शिलालेख है दोस्तों, 13वां शिलालेख है, यहाँ पे हम लिखे हैं 13वां शिलालेख है, 13वां अभिलेख है। एक कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसके पहले जो कलिंग पर लोग आक्रमण किए थे, अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य किया था, अशोक के बाबा। अशोक के कौन है दोस्तों, बाबा।
अशोक का पिता कौन है? बिंदुसार। अशोक का पिता कौन है? बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार दोनों लोग कलिंग पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, कर्नाटक के आसपास उड़ीसा में पड़ता है, उसको मिला नहीं पाए थे। लेकिन तो अशोक क्या करता है? आक्रमण करके मिला लेता है, पराजित कर देता है कलिंग को। कलिंग के आक्रमण से क्या होता है? कलिंग को पराजित कर देता है, कलिंग को मिला लेता है अपने साम्राज्य में। तो जो कलिंग आक्रमण की चर्चा किया गया है, कलिंग विजय की चर्चा किया गया है, उस किस शिलालेख में है? आपसे पूछेगा किस शिलालेख में है, तो बताएंगे 13वां, लास्ट वाले में 13वां। और पहले वाले शिलालेख में दोस्तों, पहले वाले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। पहला और 13वां बहुत महत्वपूर्ण है। पहले में कहिएगा पशुबल की निंदा की गई है, पशुबल की निंदा की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध की वर्णन की गई है दोस्तों, कलिंग युद्ध की वर्णन की गई है। तो ऐसे आप याद करेंगे। तो चलिए, और भी वीडियो आपको जो भी आगे आने वाला है टॉपिक दोस्तों, टॉपिक जो भी आगे आने वाला है, जैसे गुप्त वंश आएगा, अब गुप्त वंश आएगा, वो टॉपिक आएगा, तो उसका भी वीडियो हम बना के अपलोड कर रहे हैं। उसके पहले जो भी मित्र दिव्य हिंदी अकादमी, अपने दिव्य हिंदी अकादमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए, क्योंकि इतनी कम समय में आपको इतना मटेरियल मिल रहा है। कहीं भी अशोक के बारे में पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस अपने वाणी को आज विराम देते हैं। जय हिंद।